नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 31 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। सरकार ने कमर्शियल वाहन संचालकों को दी बड़ी राहत, 31 मार्च तक जमा करवा सकेंगे यह टैक्स। प्रदेश सरकार ने कमर्शियल वाहनों को बड़ी राहत दी है। दरअसल जिन कमर्शियल वाहन संचालकों ने बकाया पैसेंजर व गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाया था, वह अब 31 मार्च तक टैक्स जमा करवा सकते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा दी गई इस मोहलत का प्रदेश भर के हजारों कमर्शियल वाहन संचालकों इससे लाभान्वित होंगे। अकेले बीबीएन क्षेत्र में हजारों कमर्शियल वाहन संचालकों को इसका फायदा मिलेगा। अब यह संचालक बकाया टैक्स 10% पेनल्टी के साथ आरटीओ व संबंधित आरएलए में जमा करवा सकते हैं। इसके लिए अब राज्य कर एवं आबकारी विभाग से भी कोई एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने पीजीटी को अब स्पेशल रोड टैक्स एसआरटी में बदल दिया है। जो कमर्शियल वाहन आरएलए व आरटीओ कार्यालय में पंजीकृत है, वह अब अपना बकाया पैसेंजर गुड्स टैक्स इन कार्यालयों में जमा करवा सकते हैं। पहले सरकार ने इसकी अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी, लेकिन कुछ वाहन चालकों ने अभी भी इसे जमा नहीं करवा सके थे। ऐसे में मांग उठी तो इन कमर्शियल वाहन संचालकों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने इसकी अवधि बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दी। सरकार ने दिया अंतिम मौका। आरटीओ मदन शर्मा ने बताया कि जो ऑपरेटर अपने कमर्शियल वाहनों के बकाया पैसेंजर गुड्स टैक्स की असेसमेंट नहीं करवा पाए थे, उन्हें प्रदेश सरकार ने 10% ब्याज के साथ जमा करवाने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया था। इसके बावजूद कई कमर्शियल व्हीकल ऑपरेटर पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स जमा नहीं करवा सके। अब प्रदेश सरकार ने अंतिम मौका देते हुए पीजीटी की अदायगी के लिए 31 मार्च तक की मोहलत दी है। नालागढ़ में 1800 ऑपरेटरों ने जमा नहीं करवाया टैक्स। काबिले जिक्र है कि पहले 6 टायर वाले ट्रक पर 6000 रुपए टैक्स था, उसके बाद 18% ब्याज व पेनल्टी अलग से थी। इस तरह 10 टायर वाले ट्रक पर एसआरटी 10,000 व 18% ब्याज व पेनल्टी अलग से देनी पड़ रही थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने राहत देते हुए 31 दिसंबर 10% ब्याज के साथ जमा करवाने के लिए निर्देश दिए थे। इसके बावजूद कई ट्रांसपोर्टर टैक्स जमा नहीं करवा सके। अकेले नालागढ़ क्षेत्र की बात करें तो यहां आरटीओ कार्यालय में अभी भी 1800 ऑपरेटरों ने गुड्स टैक्स की अदायगी नहीं की है। इसके अलावा आरएलए नालागढ़ में भी सैकड़ों ऐसे वाहन हैं जिन्होंने यह गुड्स टैक्स जमा नहीं करवाया है, उन्हें भी सरकार ने अंतिम मौका दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में बूंदाबांदी, मंडी कुल्लू चंबा किन्नौर लाहुल ने ओढ़ी सफेद चादर। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के अनुरूप प्रदेश में बदलाव देखने को मिला है। विभाग ने जिन 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया था, उनमें मंगलवार शाम से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी शुरू हो गई है। लाहुल स्पीति, कुल्लू, मंडी, चंबा और किन्नौर में बर्फबारी दर्ज की गई है। यहाँ कुछ एक स्थानों पर 2 सेंटीमीटर तक बर्फ मंगलवार देर शाम तक हो चुकी है। बर्फबारी का क्रम जारी है। मैदानी इलाकों में मंगलवार को दिन के तापमान में हल्का बदलाव देखने को मिला है। साथ ही करीब आधा दर्जन जिलों में अब सूरज के दर्शन होने की संभावनाएं बन रही है।
हालांकि हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन और सिरमौर ताज़ा बर्फबारी के बाद शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। यहाँ मौसम के बदलाव से कोहरे का असर खत्म हो गया है। मंगलवार को चंबा, कुल्लू, मंडी, लाहुल स्पीति और किन्नौर में हल्की बर्फबारी हुई है। आगामी 31 जनवरी तक मौसम के खराब बने रहने की संभावना है। विभाग ने 31 जनवरी को चंबा, कुल्लू, मंडी, लाहुल स्पीति और किन्नौर में बर्फबारी की चेतावनी दी है। इस दौरान लाहुल स्पीति में 1-2 स्थानों पर भारी बर्फबारी हो सकती है। कुल्लू लाहुल की चोटियां सफेद। कुल्लू जिला कुल्लू और लाहुल स्पीति की पहाड़ियों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। काफी लंबे समय से बर्फबारी और बारिश न होने से जहां किसान बागबान परेशान चल रहे थे, तो वहीं पर्यटन पर भी इसका असर देखने को मिल रहा था। अटल टनल, रोहतांग, सिस्सू, कोकसर, सोलंगनाला व पलचान आदि क्षेत्रों में भी बर्फ के फाहे गिरने का दौर शुरू हो गए हैं। न्यूनतम तापमान शिमला 4.2, सुंदरनगर 2.2, भुंतर 1.9, कल्पा -2.6, धर्मशाला 6.4, ऊना 4.2, नाहन 7.4, पालमपुर 3.5, सोलन 2.5, मनाली 1.1, कांगड़ा 5.0, मंडी 2.7, बिलासपुर 4.7, हमीरपुर 3.5, डलहौजी 3.7, जुब्बड़हट्टी 5.4, कुफरी 2.3, कुकुमसेरी -4.9, नारकंडा 0.4, भरमौर 3.7, रिकांगपिओ 0.3 डिग्री सेल्सियस। जनवरी में सामान्य से 100% कम बारिश। प्रदेश में पहली से 30 जनवरी के दौरान सामान्य से 100% कम बारिश दर्ज हुई है। प्रदेश के 8 जिलों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, सोलन और ऊना में सामान्य से 100% कम बादल बरसे हैं। शिमला, लाहुल स्पीति, कुल्लू और चंबा में सामान्य से 99% कम बारिश हुई है। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर हिमपात। लाहुल घाटी में शीतलहर चलने से घरों में दुबके लोग। अटल टनल रोहतांग के आसपास मंगलवार दोपहर बाद मौसम के अचानक करवट बदलते ही बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। खराब मौसम के चलते पुलिस ने अटल टनल होकर मनाली से लाहुल की तरफ आने वाले पर्यटकों को सफर के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। एसपी लाहुल स्पीति मयंक चौधरी ने कहा कि मंगलवार दोपहर बाद अटल टनल नॉर्थ पोर्टल और पीर पंजाल की चोटियों पर हल्का हिमपात शुरू हो गया है, जिस कारण लाहुल घाटी में ठंड बढ़ गई है। मंगलवार को मौसम ने मिजाज बदला और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल में कोकसर सहित कुल्लू घाटी की तमाम ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का दौर शाम 4:30 बजे के बाद शुरू हुआ। मौसम के इस मिजाज से सूखे की मार झेल रहे किसानों व बागबानों को जमीन में नमी होने की आस बंधी है। स्कूल बसों पर नजर रखेगा शिक्षा विभाग, इन नियमों को तोड़ने पर होगी कड़ी कार्रवाई। केंद्र सरकार के निर्देशों पर प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय रोड सेफ्टी मंथ मनाया जा रहा है। ऐसे में अब उच्च शिक्षा विभाग भी इसके लिए सतर्क हो गया है। स्कूल बसों में नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिक्षा विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। स्कूल बस, टेम्पो ट्रैवलर व वैन सहित अन्य वाहनों में ओवरलोडिंग पर शिक्षा विभाग नजर रखेगा। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में उपनिदेशक को पत्र लिखा गया है। इसमें कहा है कि स्कूल बसों की रेगुलर चेकिंग करें। परिवहन विभाग ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में एक पत्र जारी किया था। इसमें केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों का हवाला दिया था।
विभाग ने उपनिदेशकों को कहा है कि वह इस पर अपने स्तर पर निगरानी रखे। स्कूल वाहन चाहे निजी स्कूल का हो या सरकारी स्कूल का, इस पर पूरी नजर रखी जाए। स्कूल बसें, टेम्पो ट्रैवलर व वैन सहित अन्य वाहन तय क्षमता के अनुसार ही बच्चों को बिठाएं। बस व अन्य वाहनों के अंदर व बाहर लिखना होगा कि वाहन में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है। केंद्रीय टीम ने इस साल अप्रैल के पहले सप्ताह में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया था। मंत्रालय ने सुझाव में कहा था कि इसकी नियमित मॉनिटरिंग होनी चाहिए। स्कूलों को बसें चलाने से पहले इनकी पासिंग करवाना अनिवार्य होगा। बस को बिना स्पीड गवर्नर के पास नहीं किया जाएगा। खिड़कियों पर ग्रिल भी लगानी होगी। स्कूल बसों को निर्धारित रफ्तार से चलाने के लिए छेड़छाड़ रोधी स्पीड गवर्नर लगाना जरूरी होगा। पीडब्ल्यूडी में किया बदलाव, अब 20 दिन में टेंडर, सीएम सुक्खू बोले। राजस्व अदालतों में निपट रहे जमीनी मामले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में कई महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। इनके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अनेक क्षेत्रों में सुधार के लिए प्रयास किए हैं। इससे व्यवस्था परिवर्तन की राह पर चलते हुए प्रदेश की प्रगति और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विधायक प्राथमिकता बैठक के दूसरे दिन अंतिम सत्र में जिला शिमला और मंडी के विधायकों की प्राथमिकताओं पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए लोक निर्माण विभाग की टेंडर प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। अब टेंडर की अवधि 51 दिन से घटाकर 20 दिन की गई है। उन्होंने कहा कि अधूरे भवनों का कार्य पूर्ण करने के लिए बजट का समुचित प्रावधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई तथा आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजस्व मामलों को तेजी से निपटाने के लिए प्रदेश भर में हर महीने के अंतिम 2 दिनों में राजस्व लोक अदालतें आयोजित की जा रही है, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आ रहे हैं। अब तक 65,000 से अधिक इंतकाल तथा 4,000 से अधिक तकसीम के मामले इनके माध्यम से निपटाए जा चुके हैं। राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम आरंभ किया है, ताकि घर के समीप ही लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। शिमला में नशे संग दबोचे तस्कर, ठियोग में पुलिस ने 1.20 किलो चरस, 1.859 किलो अफीम की बरामद। शिमला पुलिस की नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। शिमला पुलिस के स्पेशल सेल की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए ठियोग के पास एक व्यक्ति को चरस और अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.859 किलोग्राम अफीम और 1.020 किलोग्राम चरस बरामद की है। पुलिस ने चरस और अफीम की खेप कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस पता लगा रही है कि आरोपी चरस और अफीम की खेप कहां से लेकर आया और कहां सप्लाई करने जा रहा था। पुलिस आरोपी के बैकवर्ड लिंकेज भी खंगाल रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी से नशा माफिया से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं।
जानकारी के अनुसार शिमला पुलिस के स्पेशल सेल 1 की टीम ने पुलिस थाना ठियोग के तहत मनलोग रोड के पास गश्त और चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को चरस और अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अत्तर सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह निवासी गांव मनलोग तहसील ठियोग जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.859 किलोग्राम अफीम और 1.020 किलोग्राम चरस की खेप बरामद की है। डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। जानकारी के अनुसार शिमला पुलिस के स्पेशल सेल 1 की टीम ने पुलिस थाना ठियोग के तहत मनलोग रोड के पास गश्त और चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति को चरस और अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान अत्तर सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह निवासी गांव मनलोग तहसील ठियोग जिला शिमला के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1.859 किलोग्राम अफीम और 1.020 किलोग्राम चरस की खेप बरामद की है। डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस नशा माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। थाना इंदौरा के तहत नसवाल गांव में पहाड़ी की खुदाई करते वक्त अचानक मलबा जेसीबी के ऊपर गिरने से चालक घायल हो गया। वहीं साथ बैठा एक अन्य व्यक्ति मलबे की चपेट में आने से नीचे दब गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान राजेंद्र कुमार पुत्र काकू राम उम्र 41 साल गांव नसवाल के रूप में हुई है। मृतक अपने पीछे एक बेटा और एक बेटी को अकेला छोड़ गया। हादसे की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस थाना इंदौरा की टीम ने मौके पर पहुंचकर कटर से जेसीबी मशीन को काटकर चालक को बाहर निकल गया। घायल चालक को इलाज के लिए पठानकोट के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस व स्थानीय लोगों के सहयोग से मिट्टी में दबे व्यक्ति के शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल नूरपुर भेज दिया है। डीएसपी विशाल वर्मा ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ऐप से फोटो एडिट करना पड़ सकता है महंगा, शातिर फोटो एडिटर एप्लीकेशन से चुरा रहे पर्सनल डाटा। फोटो एडिटर ऐप से फोटो एडिट करना आपको महंगा पड़ सकता है। साइबर ठग अब फोटो एडिटर ऐप से आपके फोन का डाटा चुरा सकते हैं। इसको लेकर साइबर सेल शिमला ने भी एडवाइजरी जारी की है। इसके अलावा गूगल ने भी प्ले स्टोर से 3 मैलिशियस ऐप्स को हटा दिया है। इन एंड्रॉइड ऐप में मैजिक फोटो लैब फोटो एडिटर, ब्लेंडर फोटो एडिट्रीजी फोटो बैकग्राउंड एडिटर और पिक्स फोटो मोशन एडिट शामिल है। बताया जा रहा है कि ये ऐप यूजर्स की पर्सनल जानकारी और पैसे की चोरी कर रहे थे। हालांकि ऐप अब प्ले स्टोर पर नहीं है, लेकिन यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे इन ऐप को डिवाइस से तुरंत हटा दें। सुरक्षा फर्म के अनुसार ये ऐप इस साइन इन डाटा का इस्तेमाल यूजर्स की क्रेडिट डिटेल्स और उनकी पर्सनल जानकारी तक पहुंचने के लिए कर रहे थे। अब से यूजर्स को लोकप्रिय फोटो एडिटिंग ऐप्स का इस्तेमाल करने का प्रयास करना चाहिए ताकि उनके डाटा चोरी होने की संभावना कम हो। साथ ही यूजर्स को किसी भी ऐप स्टोर से ऐप डाउनलोड करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि मोबाइल फोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए केवल आधिकारिक स्टोर का ही उपयोग करें। इसके लिए साइबर सेल द्वारा एडवाइजरी भी जारी की है। आजकल शातिर फर्जी ऐप से मोबाइल फोन से पर्सनल डेटा चोरी कर ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं।
फर्जी ऐप्स से कैसे बचें? जो यूजर्स पहले से ही इन 3 ऐप मैजिक फोटो लैब, मैजिक लैब फोटो, फोटा एडिटर, इजी फोटो बैकग्राउंड एडिटर और पीकस फोटो का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें इसे डिवाइस से मैन्युअल रूप से अनइंस्टॉल करना होगा। इसके अलावा उन्हें सुरक्षित रहने के लिए अपने फेसबुक लॉगिन पासवर्ड भी बदलने चाहिए। विधायकों की राय को बजट में करेंगे शामिल, विधायक प्राथमिकता की बैठक के बाद बोले सीएम सुक्खू। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि विधायकों की राय को आगामी बजट में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि विधायक अपने क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं से अवगत होते हैं। ऐसे में उनके सुझाव से सरकार को बजट बनाने में मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री मंगलवार को विधायक प्राथमिकता की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं सरकार के समक्ष रखी है। राज्य सरकार इन सुझावों से 68 विधानसभा क्षेत्रों तक विकास को पहुंचा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ है। लंबे समय से बागबान बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मौसम के अलर्ट को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। बर्फबारी होगी तो बागबानों को इसका फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने शिमला में दृष्टिबाधित आवेदकों के आंदोलन पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट के समय इस तरह के आंदोलन अक्सर देखने को मिलते हैं। राज्य सरकार दृष्टिबाधितों की मांग पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार नियमों में छूट देना चाहती है, लेकिन इसके लिए दृष्टिबाधितों को थोड़ा धैर्य रखना होगा। प्रतिभा सिंह की प्रतिक्रिया पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्हें इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। पठानकोट स्टेशन पर भी लगे वंदे भारत ट्रेन की ब्रेक, शांता कुमार ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर मांगी राहत। वंदे भारत जैसी लग्जरी रेलगाड़ियों का पठानकोट में न रुकना निराशाजनक है। यह बात पूर्व सीएम शांता कुमार ने यहां जारी एक बयान में कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को रेलवे सुविधाओं से जोड़े वाला स्थान केवल पंजाब का पठानकोट नगर ही है और लगभग पूरा हिमाचल उसी स्थान से पूरे देश के लिए रेल सुविधा प्राप्त करता है। शांता कुमार ने कहा कि रेल मंत्रालय ने 2 नई वंदे भारत रेलगाड़ियां दिल्ली से जम्मू के लिए प्रारंभ की हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के लाखों लोग रहते हैं। उनका इन्हीं गाड़ियों से हिमाचल में आना जाना होता है, परंतु गाड़ियों का पठानकोट स्टेशन पर ठहराव न होने के कारण ऐसे सभी यात्रियों को आगे पीछे चढ़ा उतरना पड़ता है, जिससे उन्हें बड़ी असुविधा होती है। पंजाब और जम्मू कश्मीर से भी बहुत से लोग पठानकोट से ही रेल सुविधा प्राप्त करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर विशेष आग्रह किया है कि वंदे भारत रेलगाड़ियों का पठानकोट में रुकना बहुत आवश्यक है। इन दोनों रेलगाड़ियों का एक ठहराव पठानकोट में बनाना बहुत आवश्यक है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि वह जनहित और विशेषकर हिमाचल हित में यह आदेश शीघ्र पारित करवाने की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही प्रदेश का एकमात्र बड़ा उद्योग पर्यटन इसी बात पर निर्भर करता है और हिमाचल आने वाले पूरे देश विदेश के पर्यटक भी पठानकोट उतरना चाहते हैं। जयंती विशेष, आखिरी गोली और आखिरी सैनिक तक 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। आज भारत के मुकुट कश्मीर का जो हिस्सा भारत के पास है, उसका श्रेय जिन वीरों को है, उनमें से वीरभूमि हिमाचल के मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम सबसे आगे है। हाथों में पहले से ही प्लास्टर होने के बावजूद मेजर सोमनाथ घायल अवस्था में ही 700 पाकिस्तानी सैनिकों को खदेड़ते रहे।
परमवीर चक्र भारत का सबसे बड़ा सैन्य पुरस्कार है। आजाद भारत के इतिहास में अभी तक केवल 22 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। भारत का पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा को 1947 को मरणोपरांत प्रदान किया गया था। सबसे बड़े द्वीप का नाम भी मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रखा गया। मेजर सोमनाथ शर्मा का जन्म 31 जनवरी 1923 को पालमपुर के डाढ़ गांव में हुआ था। भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन की डेल्टा कंपनी के कंपनी कमांडर थे, जिन्होंने अक्टूबर-नवंबर 1947 के भारत-पाक संघर्ष में अपनी वीरता से शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। उनका फौजी कार्यकाल शुरू ही दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ और वह मलाया के पास के रण में भेज दिए गए। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होते ही देश का दुखद विभाजन भी हो गया। इसी दौरान 3 नवंबर 1947 ने पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला कर दिया। इस समय मेजर शर्मा के दाएं हाथ में फ्रैक्चर था, फिर भी वो युद्ध में गए। मेजर सोमनाथ शर्मा की टुकड़ी में उस समय कुल 50 जवान थे। हाथ में प्लास्टर लगे होने के बावजूद मेजर सोमनाथ वो जवानों की मदद करते रहे। शहीद होने से पहले मेजर शर्मा ने ब्रिगेड मुख्यालय को भेजे आखिरी संदेश में कहा था कि जब तक हमारा एक भी सैनिक जिंदा है और हमारी बंदूक में एक भी गोली है, हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। बडगाम की लड़ाई में मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार प्रेम सिंह मेहता और 20 अन्य जवान शहीद हुए। भारतीय सैनिकों ने 200 से ज्यादा हमलावरों को मार गिराया था। 21 जून 1950 को मरणोपरांत वीरभूमि हिमाचल के शूरवीर को देश के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परिवार से मिला देशभक्ति का जज्बा। 31 जनवरी 1923 को कांगड़ा जिला के डाढ़ में जन्मे सोमनाथ को देशप्रेम विरासत में मिली थी। उनके पिता अमरनाथ शर्मा आर्मी में मेजर जनरल थे, जो बाद में भारत की सशस्त्र चिकित्सा सेवाओं के पहले महानिदेशक बने। उनके चाचा कप्तान केडी वासुदेव द्वितीय विश्व युद्ध में मलायन अभियान के दौरान जापानियों के खिलाफ नदी के स्लिम पर एक पुल का बचाव करते हुए शहीद हो गए थे। जाहिर तौर पर वीरता के किस्से सुनकर वह बड़े हुए। नैनीताल के शेरवुड कॉलेज से शुरुआती शिक्षा लेने के बाद सोमनाथ उच्च शिक्षा के लिए देहरादून गए। उसके बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से सेना के लिए झोंक दिया। 22 फरवरी 1942 को वह भारतीय सेना की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट का हिस्सा बने। दिव्यांग युवक के आरोप गंभीर, सरकार को गंभीरता से काम करने की है जरूरत। जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि नौकरी की मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिले दृष्टिबाधित युवक द्वारा लगाए गए आरोप बहुत गंभीर हैं। एक मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह की बात किया जाना शर्मनाक है। गौरतलब है कि नौकरी की मांग कर रहे दिव्यांग युवा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिले थे। उनसे मिलने वाले रोहडू निवासी लकी का आरोप है कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने उनसे सवाल किया कि आप तो दृष्टिहीन हैं, आपको दिखाई नहीं देता है, आप क्या करेंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह की बात करना संवेदनहीनता है। आज दिव्यांगजन देश दुनिया में एक से बढ़कर एक काम कर रहे हैं। खेलों से लेकर विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में नाम कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह के बेतुके सवाल का कोई औचित्य नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को किसी भी मामले की गंभीरता समझनी होती है। पिछले हफ्ते JOIT का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे युवाओं से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा था कि कैबिनेट मंत्रियों को मनाइए। कुछ मंत्री हैं जो रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं और आज एक दिव्यांग युवक द्वारा मुख्यमंत्री पर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना तरीके से सवाल करने के आरोप लग रहे हैं।
यह दुखद है। सरकार को गंभीरता से काम करने की जरूरत। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार किसी भी मामले में गंभीर नहीं है, इसीलिए प्रदेश के लोगों में असंतोष का माहौल है। आज 13 महीने के कार्यकाल में प्रदेश का हर वर्ग सरकार के खिलाफ सड़क पर है। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुख्यमंत्री को यह सोचना होगा कि आखिर हर वर्ग में नाराजगी क्यों है और उसे कैसे दूर किया जाए। लेकिन सरकार सिर्फ झूठ के सहारे काम चलाना चाह रही है। अब ऐसा नहीं होगा। सरकार को अपने वादे पूरे करने पड़ेंगे। विकास के कामों को रफ्तार देनी पड़ेगी। भारतीय सेना में कर्नल बनी भवानीपुर गांव की सपना राणा, सीएम सुक्खू ने दी बधाई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सपना राणा को भारतीय सेना में कर्नल बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। सीएम सुक्खू ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि प्रदेश में दून के भवानीपुर गांव निवासी सपना राणा को भारतीय सेना में कर्नल बनने पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि हिमाचल प्रदेश की महिलाएं हर क्षेत्र में प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। देश की सुरक्षा के लिए सपना का समर्पण पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। प्रदेश के सोलन जिले के दून विधानसभा की ग्राम पंचायत बढलक के गांव भवानीपुर महलोक की सपना राणा भारतीय सेना में कर्नल बनी है। पिता राजेंद्र ठाकुर ने बताया कि सपना ने 10वीं तक की शिक्षा बढलक के सरकारी स्कूल से प्राप्त की और उसके बाद 12वीं तक की शिक्षा सोलन के राजकीय छात्रा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और स्नातक की शिक्षा राजकीय महाविद्यालय सोलन से प्राप्त की। उसके बाद सपना ने CDS की परीक्षा पास की और बचपन का सपना पूरा किया। सपना ने चेन्नई में ऑफिसर ट्रेनिंग अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्हें भारतीय सेना की आर्मी सर्विसेज कोर में लेफ्टिनेंट का रैंक प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्होंने कई मेडल भी प्राप्त किए। अब सपना को सेना में बटालियन के कमांड ऑफिसर के पद से नवाजा गया है। कमांडिंग ऑफिसर के पद पर कर्नल सपना राणा के मायके और ससुराल में जश्न का माहौल है और परिजनों को लगातार बधाइयां मिल रही है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर टूटा पहाड़, सड़क पर मच गई अफरा-तफरी, फिर जो हुआ। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर रायसन और टोल प्लाजा के बीच पहाड़ टूटा। सूखे के बीच टूटी पहाड़ी से हाईवे पर मलबा गिरा और कुछ देर तक हाईवे पर वाहनों की आवाजाही थम गई। गनीमत यह रही कि वाहन और राहगीर बल-बाल बच गए। वाहन चालकों ने चतुराई के साथ वाहनों को पत्थर, मलबा गिरते ही पीछे हटाया। सूखे के बीच दर की पहाड़ी से मलबा गिरते ही धूल मिट्टी उड़ी और काफी एरिया तक धूल मिट्टी फैली। लिहाजा पहाड़ी दरकने से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।